चलो दोस्तों, शुरू करते हैं परंपरा कॉमिक्स की कपाल फोड़। यह पढ़ने से पहले इसका पहला पार्ट अमावस की रात ज़रूर पढ़े, तभी आपको समझ में आएगी। चलो फिर शुरू करते हैं। यह पहले भाग की स्टोरी भी है, इसे भी आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। मायावनी रमना बहुत तेज़ गति से उड़ रही थी, लेकिन अशोक दत्त का दिमाग उससे भी तेज़ गति से क्रियाशील था। कहीं यह मुझे किसी मुसीबत में न फंसा दे जूं। किंतु मायावनी ने उसके विचार पढ़ लिए थे। डरो नहीं नौजवान, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। वो तो ठीक है, लेकिन अभी और कितनी दूर है तुम्हारी नगरी? वो देखो सामने पहाड़ी पर। कुछ देर बाद, लो हम पहुंच गए विद्याधरों की नगरी सरंगपुर में। शंख प्रवेश द्वार खोल दो। अवश्य राजनर्तकी, लेकिन अंदर सिर्फ तुम ही जा सकती हो। नहीं, यह नौजवान भी मेरे साथ जाएगा। बेशक, पर यह मानव है और मानवों के प्रवेश की मनाही है सरंगपुर में। फिर भी अगर तुम इस मानव को अंदर ले जाना चाहती हो तो तुम्हें महाराज कपाल फोड़ की आज्ञा लेनी होगी। ठीक है, मैं राज आज्ञा लेकर आती हूँ। अशोक, तुम मेरी यही प्रतीक्षा करना। कहकर मायावनी रमना जल्दी से नगर में प्रवेश कर गई और महाराज कपाल फोड़ के महल में जा पहुंची। उसे वहां देखकर, तुम? हाँ महाराज, मैं आपकी प्रिय नर्तकी रमना। तुम्हें सुरक्षित लौटा देखकर हमें बड़ी खुशी हुई, पर तुम बची कैसे उस दुष्ट मानव से? अपनी चतुराई से महाराज। हमें तुम्हारे बारे में बहुत चिंता थी, पर तुम वहाँ गई किस लिए थी? अपने पूर्व काल की याद ताज़ा करने के लिए। विद्याधर बनने से पूर्व मैं उसी नगरी में रहती थी, इसीलिए हर अमावस की रात में उस महा शमशान में जाती हूँ। अजीब बात है, तुम्हें अभी भी याद है अपने पूर्व काल की घटनाएं? हर विद्याधर को याद रहती है, क्या आपको याद नहीं? हमें तो कुछ भी याद नहीं। आपने कोशिश ही नहीं की होगी, नहीं तो ज़रूर याद आता। रमना के इतना कहने पर सोच में पड़ गया कपाल फोड़। कौन था मैं? मेरे पूर्व काल का इतिहास क्या है? क्या मैं आरंभ से यही था या फिर किसी और लोक से आया था? कौन था मैं? कौन था मैं? कौन था मैं? सोच सोचकर उसका दिमाग चकराने लगा, परंतु उसे कुछ भी याद नहीं आया। यकायक उसके मुख मुद्रा में परिवर्तन हुआ और, बंद करो यह बकवास, हम कुछ नहीं सोचना चाहते। मूर्ख स्त्री, तू मेरे पूर्व काल की बात बताकर अपनी सजा से बचना चाहती है। महाराज, सजा? मक्कार स्त्री, तूने विद्याधरों की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाया। मावनी, शक्तियाँ होते हुए भी तू एक साधारण मानव से पराजित हो गई। तू सजा की हकदार है, हम तुमसे तेरी शक्तियाँ छीन लेंगे। स्वर्ण कमल, सोख लो इसकी सारी मायावी शक्तियाँ। धाड़ नहीं, धड़ाम आ। कुछ क्षण बाद, हा हा, अब तू एक साधारण नारी है। तेरी सभी शक्तियाँ इस स्वर्ण कमल में कैद हो गई हैं। अब बारी है उस मानव की जिसने विद्याधर लोक की शक्ति को ललकारा है। बता कहाँ है वह कीड़ा? मुझे नहीं मालूम। ठीक है, हम सभी मालूम कर लेते हैं। प्रहरी, प्रहरी, प्रहरी। आदेश महाराज। पृथ्वीलोक से उस व्यक्ति को खोज कर लाओ जिसने रमणा को बंदी बनाया था। पर तभी, शंख, तुम? क्षमा चाहता हूँ महाराज। राजनर्तकी एक मानव के लिए आपसे नगर प्रवेश की आज्ञा लेने आई थी। बहुत देर हो गई तो मैंने आपके पास आना उचित समझा। क्यों रमणा, कौन है वह मानव? मैं हूँ, समझ गया। वह जरूर वही मानव होगा जिसने तुझ पर अधिकार कर लिया था। शंख, ले जाओ इसे और उस मानव के साथ सर्प गुफा में फेंक दो। महाराज, क्षमा कर दीजिए, इतना कड़ा दंड मत दीजिए। क्षमा कदापि नहीं, हा हा। जैसे शंख रमणा को लेकर द्वार से गुजरा, चाचा बेचारी रमणा, बहुत बुरा हुआ इसके साथ। यह खबर जल्दी से रमणा की छोटी बहन विद्युत प्रभा तक पहुंचा दूं, शायद वह इसकी कोई सहायता कर सके। इतना सोच वह बाहर की ओर दौड़ गई। इस बीच काशी नरेश के महल में, महाराज, अपने बेटे के लिए मुझे बड़ी चिंता हो रही है। कहाँ है हमारा अशोक? हम सब चिंतित हैं उसके लिए। तभी, काशी नरेश की जय। प्रहरी, कुछ पता चला उस अघोरी का? हाँ महाराज, अघोरी चंद्रचूड़ इस समय शमशान में मौजूद है। आप लोग भी चलिए, उस अघोरी से अभी संपर्क करना आवश्यक है। शीघ्र इस शमशान में। महाराज, वह रहा।
अघोरी अपनी साधना में लीन, उसे अपनी तपस्या समाप्त कर लेने दो, तब तक हम प्रतीक्षा करते हैं। ओम कली कलाम, प्रकट हो बेताल राज। टन। कुछ क्षण बाद झनाक, बेताल उपस्थित है, आज्ञा दो। विदाधर लोग जा और उस मायावनी को खोज कर ला जो मेरे भाई की मौत की जिम्मेदार है। जो आज्ञा। दूसरे क्षण जुम छनाक, स्तब्ध रह गए काशी नरेश। अब मेरे बेटे का क्या होगा? ईश्वर पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। इस बीच राजाज्ञा का पालन करता शंख अपने इष्ट देव को याद कर ले राजनर्तकी, और मानो तू भी। और फिर आई। चलो, कुछ समय बाद इन दोनों की मौत निश्चित है। पर तभी अगर यह स्त्री मर गई तो मेरे आने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। इन्हें बचाना होगा। हिस ऑफ फुकार। हा। अरे साए फू हिस हिस। और फिर हमें बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई, पर तुम हो कौन? काशी के महाशमशान का बेताल। बेताल? लेकिन तुमने हमें बचाया क्यों? बचाना पड़ा अघोरी चंद्रचूड़ के लिए, जिसके भाई की मौत की तुम जिम्मेदार हो। मैं नहीं। मैं तो प्रेम करती थी सुकेतु से। उसकी मौत तो सिर्फ एक दुर्घटना थी। यहाँ लाते समय उसने घबराकर मेरा हाथ छोड़ दिया और गिरकर मर गया। जो कुछ कहना है अघोरी बाबा से कहना। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी उसके सामने, वह मुझे मार डालेगा। क्या? और फिर अशोकदत्त आ गया रमना और बेताल के बीच। मेरे रहते तुम इसे जबरदस्ती अपने साथ नहीं ले जा सकते बेताल। तुझ मानव, तेरी यह हिम्मत कि मेरा रास्ता रोके। कहने के साथ ही ठाक धड़ाम। नहीं। अच्छा, भागना चाहती है, पर भाग कर जाएगी कहाँ? तभी सिख बनाक आउच। उनकी यह हरकत देख क्रोधित हो उठा बेताल और छोड़ने लगा अपनी जादुई शक्तियाँ। मरघट के कीड़े, मायावी शक्तियाँ मेरी बहन से छीनी गई हैं, मुझसे नहीं। फू। निगल जाऊंगी तेरी सभी शक्तियाँ। भक। नहीं। और फिर फाऊं। समा। विद्युत प्रभाव बहुत हो गया, अब माफ कर दो इसे। जा, माफ किया। भाग जा बेताल, और फिर कभी किसी विद्याधर से टकराने की जरूरत मत करियो। धप। अगले पल छनाक जुम। विद्युत प्रभा मेरी बहन, तू ठीक समय पर पहुंची। अगर तू न पहुंचती तो बस मैं सब कुछ जान चुकी हूं दीदी। जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हारा अहित नहीं कर सकता। शुक्रिया दामिनी। मैं चली विद्युत प्रभा। राजा को जरा भी भनक लग गई तो वह मुझे मरवा देगा। दामिनी वहां से चली गई। तत्पश्चात विद्युत प्रभा, इस बहादुर नौजवान से मिलो। नाम है इसका अशोकदत्त। अति सुंदर, बेहद आकर्षक। यह वही नौजवान है जिसने मेरी पायल छीन ली थी। समझ गई, लेकिन पहले कहीं और चलो, यह जगह सुरक्षित नहीं है। अगले ही पल जुम। कुछ देर बाद, अरे यह कौन सी जगह है? मैंने पहले इसे कभी नहीं देखा। यहाँ विद्याधरों का आना मना है दीदी। यह गंधर्व राज चित्रसेन की आराधना स्थली है। लेकिन तुम? मेरी बात और है। मैं शिक्षा हूँ गंधर्व राज की। ओ, लेकिन मेरा उद्देश्य तो अधूरा ही रह गया। कौन सा उद्देश्य? तब रमना ने सारी बात अपनी बहन को बताई। सुनकर, पायल भी मिल जाएगी और आपको सुरक्षित पहुंचा भी दिया जाएगा, लेकिन आपको मेरी बहन की छीनी गई मायावी शक्तियाँ वापस दिलाने में इसकी मदद करनी होगी। मैं तैयार हूँ, बताओ मुझे करना क्या होगा। मेरी बहन की मायावी शक्तियाँ स्वर्ण सरोवर के एक स्वर्ण कमल में बंद है। आपको वह स्वर्ण कमल लाना होगा। अवश्य लाऊंगा, बस तुम मुझे उस सरोवर तक पहुंचा दो। अरे रुको, पूरी बात तो सुन लो। इतना आसान नहीं है यह काम। फिर रमना ने स्वर्ण सरोवर और उसमें मौजूद स्वर्ण कमल के बारे में बता दिया, जिसे सुनकर, विद्युत प्रभा, तुम किसी तरह मुझे उस सरोवर तक पहुंचा दो। शेष काम मैं स्वयं कर लूँगा। अवश्य, आज रात मैं तंत्र शक्ति से पूरित एक तलवार देकर तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगी। उसी रात दोनों उड़े। विदा अशोकदत्त, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। और स्वर्ण सरोवर के निकट उतरे। जल में देख रहे हो झिलमिलाते सितारे, वही है स्वर्ण कमल। ये तो हजारों की संख्या में है। मैं कैसे पहचानूंगा कि कौन से कमल में कैद है रमना की मायावी शक्तियाँ?
इससे पहले कि विद्युत प्रभा जवाब दे पाती, अंधेरे में गूंजी कई कर्कश आवाजें। ढूंढ, उस और झाड़ियों के पीछे कोई है, तुम्हें धोखा तो नहीं हुआ चषक? सुनकर सन रह गए विद्युत प्रभा और अशोक दत्त। ओफ, मारे गए, हमारी खबर लग गई है राक्षस पहरेदारों को। ओ, धोखे का प्रश्न ही नहीं है, मैंने सरसराहट अवश्य सुनी थी। आओ देख लेते हैं। वैसे मुझे अब भी यकीन नहीं आता कि कोई यहाँ तक आ सकता है। सू, मैं तो चली, पकड़ी गई तो बेमौत मारी जाऊंगी। अगले पल, देखो चोर भाग रहा है, मैं उसे देखता हूँ, तुम झाड़ियों की तलाशी लो। तत्काली, बचकर कहाँ जाएगा भगोड़े। दूसरी ओर, वी ओ शिगरी, पकड़ा गया तो खैर नहीं, मरने से पहले अपने उद्देश्य की पूर्ति तो कर लूं। वी वह रहा चोर, पकड़ो, सरोवर में दाखिल न होने पाए। लेकिन अरे, वह कूद गया सरोवर में, रोको, कहीं वह श्रवण कमल न तोड़ ले। छपाक, दो राक्षस भी सरोवर में कूद गए और शुरू हो गया आंख मिचौनी का खेल। वह रहा और तेज। गंगा मैया में बहुत दिनों तक तैरने का अभ्यास किया है, इतनी आसानी से हाथ नहीं आऊंगा। कुछ क्षण बाद, आहा, श्रवण कमल। मावी शक्तियों से भरे कमल के हाथ में आते ही समय में परिवर्तन सा महसूस करने लगा अशोकदत्त। ओफ सत्यानाश, यह तो हमारी तरह मायावी बन गया। आओ बढ़ो आगे, मैं तैयार हूं तुम लोगों से मुकाबला करने के लिए। भागो भागो रे। लेकिन खच खचा काई, दोनों राक्षस मौत के मुंह में समा गए। अब बाकी स्वर्ण कमलों पर भी कब्जा कर लूं। शीघ्र ही उसने सारे स्वर्ण कमल तोड़ लिए। अब देखता हूं राक्षस प्रहरियों को। फिर जैसे वह किनारे पर पहुंचा, मारो, काट डालो, छीन लो इससे स्वर्ण कमल। उफ, हाय जला हाय, भागो भागो, आओ आओ, मैं तैयार हूं तुम्हारे स्वागत के लिए। लेकिन कई राक्षस प्रहरी सतर्क थे। सू ज्यों, ओफ, बच गया। तड़ाक सर, यह तो विनाश ही कर डालेगा। महाराज को खबर करनी चाहिए। राजमहल में, दुहाई है महाराज, क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों हो? महाराज, एक मानव ने स्वर्ण सरोवर में घुसकर स्वर्ण कमलों पर अधिकार कर लिया है और अनेक राक्षसों को मार डाला है। एक मानव ने? हा 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 हा। कोई नशा तो नहीं किया तुमने? सौगंध है महाराज, स्वर्ण कमलों में बंद मायावी शक्तियां पाकर वह अजय हो गया। हमारे सभी अस्त्र शस्त्र बेकार कर दिए हैं उसने। यह सुनते ही, क्या, हम खुद निपटेंगे उस कीड़े से। अचानक हवा में प्रकट हुआ उसका हथियार, छनाक, और उड़ चला स्वर्ण सरोवर की ओर। सर, इधर भाग गए कायर, भागो भागो। तभी, अब तू मरेगा कीड़े, संभल, हा हा ज्यों। लेकिन बेकार है कपाल फोड़, तुम्हारा कोई भी अस्त्र मुझे नहीं मार सकता। अगले क्षण, हा 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 हा। अंधड़ अशोक के पास आते ही दो भागों में बट गया। हवाओ, तेरी शक्तियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हिम्मत है तो सामने आकर दंड युद्ध कर। कपाल फोड़ ने चुनौती स्वीकारी और तब तक विद्युत प्रभा भी राक्षस से पीछा छुड़ाकर वहां आ गई थी। तभी अशोक दत्त की आंखों से दो अग्नि किरणें निकली और भड़ाक, ओ नहीं, कपाल फोड़ का शरीर पिघलने लगा। तत्पश्चात उसमें से निकला है एक खूबसूरत नौजवान। भैया, विजय दत्त, तुम ठीक पहचाना। पुनर्मिलन मुबारक हो बेटे, आज तुम्हारे अभिशाप की अवधि समाप्त हुई। अभिशाप? हाँ, तुम दोनों पूर्व जन्म में गंधर्व थे। एक अभिशाप के कारण तुम्हें मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा था और उसी अभिशाप के कारण विजयदत्त राक्षस बनकर विद्याधर लोक का राजा बना। आप कैसे जानते हैं ये सब? इसलिए कि मेरे ही अभिशाप के कारण तुम राक्षस बने थे। आप कौन है योगी श्रेष्ठ? गंधर्वों का राज पुरोहित आचार्य चंद्र ललाट। प्रणाम आचार्य जी, मेरा भी प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भव। एक प्रश्न आचार्य जी, क्या हमें समाई मायावी शक्तियाँ अब सदैव हमारे पास रहेंगी? नहीं, वे शक्तियाँ तो तुम्हारे मिलन के साथ ही समाप्त हो गई हैं। ओह, लेकिन एक रास्ता है। वह क्या रास्ता है आचार्य जी? इधर आओ बेटी। अशोक, यह तुम्हें हृदय से प्रेम करती है, इसे स्वीकार करो, मगर संकोच मत करो।
यही तुम्हारे पूर्व जन्म की संगनी है। जो आदेश आचार्य जी। तत्पश्चात अशोक दत्त, यह रही वह पायल। तुम्हारे लिए भी एक उपहार है विजय दत्त, लो स्वीकार करो। स्वर्ण कमल खाली है लेकिन सजावट के लिए बेजोड़, धन्यवाद। विद्युत प्रभा, नया जीवन मुबारक हो। ईश्वर तुम्हें सदा सुखी रखे। दीदी तुम भी चलो न हमारे साथ, मेरा स्थान यही है। हाँ, अघोरी चंद्रचूड़ को जरूर समझाना कि उसके भाई की मौत की मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। कोशिश करूंगी दीदी। अगले पल शीघ्र ही काशी में पिता पुत्रों का सुखद मिलन हुआ। हे ईश्वर, अशोक बेटा, अशोक तू ठीक तो है न? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पिताजी। बेटा अशोक, साथ में यह कौन है? आप खुद ही पहचानिए। मैं विजय दत्त हूँ पिताजी, आपका बिछुड़ा हुआ बेटा। हे भगवान, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? यह सपना नहीं, सच है पिताजी। उस ओघड़ की भविष्यवाणी सच साबित हुई, हमारा फिर से मिलन हुआ। फिर अशोक दत्त का इशारा पाते ही, तभी, अशोक तुम जीवित हो? हाँ महाराज, आपके आशीर्वाद से जीवित हूँ। मुझे बताओ क्या गुजरी तुम पर? अशोक दत्त ने ब्यौरेवार सभी बातें बता दी। हम बहुत चिंतित थे। उस अघोरी ने तो हमें डरा ही दिया था बेटे। अब छोड़िए बीती बातों को, मैं समझा दूंगा उस अघोरी को। रानी माँ, यह रही वह पायल। वाह! और विद्याधर लोक की एक अनमोल चीज अपनी बहन के लिए। धन्यवाद भैया। आज से हम सब राजमहल में रहेंगे, एक परिवार के सदस्यों की तरह। काशी नरेश सभी को अपने राजमहल में ले गए। उसी रात राजमहल के एक सुसज्जित कक्ष में, कहो प्रिय कैसी लग रही है? नए जीवन की शुरुआत, बहुत सुंदर, बेहद हसीन। तो फिर ऐसा ही रूप बनाए रखना, मुझे तुम्हारा विद्याधरों वाला रूप पसंद नहीं। स्वीकार है स्वामी, ऐसा ही होगा। इतना कहकर विद्युत प्रभा ने अशोक दत्त के सीने पर सिर टिका दिया। समाप्त दोस्तों, अच्छी कहानी थी। ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।